Difficulties in your life do not come to destroy you, but they help you to realize how stronger you are. स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग पे लेक्चर, जो कि केमिकल बॉन्डिंग यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम कवर करेंगे बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन, साथ ही साथ वेंडरवॉल फोर्सेस के बारे में, और उसमें एक स्मॉल क्या कहें, एक अलग से पोर्शन कह लो या एक स्पेशल पोर्शन कह लो, जो किसका है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। वेंडरवॉल फोर्सेस यहाँ भी बता रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टेट्स ऑफ मैटर में ये दिया रहता है, बट वो पोर्शन डिलीटेड है। लेकिन जब हम यहाँ बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको भी जो है वो यहीं पे कवर करेंगे, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बॉन्ड एंगल कंपैरिजन से, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि बॉन्ड पैरामीटर्स हमें कंपेयर करने आने चाहिए, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि डिफ़िकल्टीज यानी कि मुश्किलें जो हैं आपके लाइफ में आती हैं क्या करने के लिए, आपको रियलाइज़ कराने के लिए कि आप कितने स्ट्रांग हो, तो फिर जब वो वापस जाए ना तो खुद ही रियलाइज़ हो उन्हें कि आप कितने स्ट्रॉन्गर थे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के साथ। और बॉन्ड एंगल जब हम कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स पे हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला फैक्टर रहने वाला है हाइब्रिडाइजेशन। पहला फैक्टर क्या रहेगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। अब यार हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत डिटेल में सीखा है सर, एक लेक्चर में पूरा हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा था, और फिर उसी के बाद आपने दूसरे लेक्चर में उसके बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। तो बस फिर वही हाइब्रिडाइजेशन ही काम आ रहा है आपका। देखो हाइब्रिडाइजेशन से होगा क्या, देखना बेटा, आप जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा, ठीक है, क्या बोला मैंने, जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। सर कोई एग्जाम्पल है क्या आपके पास? बहुत है यार एग्जाम्पल, तो भरमार है एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो आप देखो किस तरीके से एग्जाम्पल से समझना बेटर समझ आएगा। जैसे सर आप BeCl2 का एग्जाम्पल ले रहे थे, BCl3 है ना, और साथ में CH4। तो देखो बेरिलियम का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखना आप, स्टेरिक नंबर 2 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। बोरॉन का स्टेरिक नंबर 3 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ध्यान से देखना हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2। उधर कार्बन का बता दो आप लोग क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा। यहाँ पे कार्बन का स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है सर, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। ये तो निकालना आता है ना, बता भी रखा है बस फिर। तो उसके बाद जब आप इसमें परसेंटेज एस करेक्टर देखोगे तो यार ये पूरा 100, तो इसमें 50% क्या होगा, एस करेक्टर होगा। यहाँ जब आप बात करोगे तो ये होगा 33.3% एस करेक्टर, और यहाँ बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25% एस करेक्टर। तो अभी तो ऊपर मैंने आपको बताया परसेंटेज एस करेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड एंगल के। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर कहाँ है, BeCl2 में, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहता है वो 180 डिग्री रहता है, और फिर उससे कम यहाँ तो यहाँ 120 डिग्री। ये मैं बॉन्ड एंगल लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बॉन्ड एंगल। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, इस तरीके से, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा हुआ क्यों सर, यार मैंने आपको बताया था जो लोन वो होते हैं, मतलब परसेंटेज एस करेक्टर पूरा मैंने आपको लोग बना के भी दिखाया था, ठीक है। तो वही रीजन है कि परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बताओ ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो ये तभी पॉसिबल है जब क्या है, सबका हाइब्रिडाइजेशन अलग हो, है ना। दिस फैक्टर विल ओनली वर्क, ये कब वर्क करेगा, विल ओनली वर्क व्हेन सेंट्रल एटम ऑफ कंपेयरिंग स्पीसीज, जिनका आप कंपैरिजन कर रहे हो, ऑफ कंपेयरिंग स्पीसीज विल हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, इनका क्या हो, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन हो। अब हाइब्रिडाइजेशन ही सेम हो गया तो परसेंटेज एस करेक्टर सेम हो जाएगा, और परसेंटेज एस करेक्टर सेम हो जाएगा
तो आप पता नहीं लगा पाओगे फिर, है ना, फिर आपको पता नहीं लगेगा क्या कि कहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा हुआ कहाँ पे कम हुआ। ठीक है जी, स्मूथ चल रही है सर रिकॉर्डिंग, वही देख रहे थे यार, ठीक है कि नहीं बताओ। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला फैक्टर समझ आ गया, यस सर क्लियर है। नेक्स्ट पे बात करेंगे बेटा लोन पेयर्स, ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर जो रहने वाला है लोन पेयर, इतना आप नोट कर लो इसको, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ लोन पेयर्स के बारे में। छाप लिया, बहुत बढ़िया, हटा दें, हाँ लो सर। चलो नेक्स्ट फैक्टर जो रहने वाला है वो रहेगा आपका लोन पेयर। बॉन्ड एंगल कंपैरिजन में जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर सर किस हिसाब से रहते हैं, है ना, लोन पेयर किस हिसाब से रहते हैं सर। लोन पेयर का यार हिसाब की मैं बात करूं, ठीक है, तो लोन पेयर का हिसाब किताब कुछ ये है कि वो क्या करते हैं, जो लोन पेयर होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड एंगल के, किसके, बॉन्ड एंगल के। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सर, भाई आपको बताया है कि जो लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स आर परसेंटेज एस करेक्टर लविंग स्पीसीज, बता रखी है ये बात की नहीं, बताओ। लोन पेयर क्या होते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर लविंग स्पीसीज होते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि उनकी वाली ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर क्या रहे, ज्यादा रहे। और अभी अभी मैंने पीछे वाले फैक्टर में आपको बताया था कि परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है। तो ध्यान से सुनो आप, अभी तो आप कह रहे हो सर लोन पेयर परसेंटेज एस करेक्टर लविंग होते हैं, ठीक है, तो फिर बॉन्ड एंगल कम क्यों हो रहा है। भाई अपनी ऑर्बिटल में बढ़ाते हैं, और बॉन्ड एंगल आप कहाँ मेजर करते हो, बॉन्ड एंगल में मेजर किया जाता है जो सेंट्रल एटम की बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होती हैं, यहां से की बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है। लोन पेयर आर परसेंटेज एस करेक्टर लविंग स्पीशीज सो दे इंक्रीज इट इन देयर ऑर्बिटल्स वाइल डिक्रीज इट, बल्कि उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, किसमें, इन अदर ऑर्बिटल्स। तो लोन पेयर वाली तो बहुत ही रेयर केस में है ना पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, वो मैंने आपको बता रखा है कब लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जाम्पल से बताओ सर, देखो भाई CH4, ठीक है, देन आपका NH3, फिर आ जाएगा आपका H2O। बहुत ध्यान से सेंट्रल एटम को देखना, यहाँ पे कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन कैसा है, कार्बन है sp3। और ये जो केस है बच्चों, ये 4 सिग्मा 0 लोन पेयर वाला है, ये केस कौन सा है, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर वाला। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहता है वो 109 डिग्री 28 मिनट रहता है। यहाँ जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों, क्योंकि ये बना रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहता है वो 107 डिग्री रहता है। देन उसके बाद H2O, यहाँ ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सब जगह देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो स्टेप वाइज चलना आप। पहला फैक्टर क्या था, हाइब्रिडाइजेशन का था, वो सेम आ गए तब आप लोन पेयर पे आओगे। अगर फैसला हाइब्रिडाइजेशन से ही हो गया तो लोन पेयर पे आने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आ जाएगा केस वो हो जाएगा 2 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला। कैसा केस हो जाएगा, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला। चलो, और यहाँ जो बॉन्ड एंगल आता है वो 104.5 के आसपास आता है। तो आप देख रहे हो, यहाँ देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन 0 लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल 109 था, एक लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल हो गया 107, और 2 लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कितना है, 104.5 है। तो आपकी बात सही हो रही है सर,
जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहे हैं बॉन्ड एंगल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बताओ ये बात समझ आ रही है कि नहीं? तो बस यही आपको ध्यान रखना है, लोन पेयर के आने से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बताओ सेकंड फैक्टर क्लियर है? इसको तभी अप्लाई करना जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा होगा, जब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेम आ रहा होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट फैक्टर देखना आप, लोन पेयर भी सेम आ जाए, है ना, जब क्या आ जाए, लोन पेयर भी सेम आ जाए, तब क्या करोगे, तब आप फैक्टर लगाओगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी देखी जाएगी, सेंट्रल एटम की देखोगे आप, ये जरूर ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ऑब्जर्व करोगे, सेंट्रल एटम की। ठीक है कि नहीं? कैसे पता लगेगा सर, क्या पता लगेगा, देखो पता ऐसे लगेगा कि जब आप एग्जांपल ले लें क्या सर, देखो मान लो ये रहा आपका मॉलिक्यूल इस तरीके से, और ये रहा आपका दूसरा मॉलिक्यूल, ऐसी एक वी शेप बना दिया। ठीक है, और साइड एटम चाहो तो आप शेप सेम कर ले हो, देखो इसको बी कर लेना, साइड एटम को आप सेम कर लो। सेंट्रल एटम ए और बी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम ए, साइड एटम बी, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम सी, और साइड एटम्स क्या हैं आपके, साइड एटम्स हैं बच्चों बी। ठीक है कि नहीं? चलो अब होगा क्या सर, यार जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा ना, और यहाँ पे आप मान के चलो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की है वो ज्यादा है किससे, बी से। सिमिलरली यहाँ पे सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, बी से है। और आपस में भी जब आप देखोगे, और ये भी है कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है। ठीक है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बी से ज़्यादा है। चलो अब इसको कंपेयर करो, आप देखो होगा ये सर कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ को रहेंगे, फिर ए की तरफ को रहेंगे। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, ए की तरफ को रहेंगे। और ए की तरफ को जब रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन की लोब वहां पे क्या होगी, रिलेटिवली थिक होगी, और यहाँ पे क्या होगी, थिन होगी। यहाँ पे रिलेटिवली थिक होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग ऑर्बिटल जो हैं वो पास पास हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बताओ। इन ऑर्बिटल्स के बीच रिपल्शन होगा, और इसी रिपल्शन की वजह से, इसी रिपल्शन की वजह से ये जो है ये दूर जाएंगे, ऑर्बिटल दूर जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। है ये भी, बट उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बट जो इंक्रीमेंट ज्यादा आएगा वो ए सेंट्रल एटम के केस में आएगा, बिकॉज ए की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से होगा ये कि इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ को रहेंगे, और उसकी तरफ को रहेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड थिक हो जाएगा, रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, थिक, और उनमें रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो फिर ये ऑर्बिटल्स जो है वो दूर चली जाएंगी। ठीक है कि नहीं, बताओ। तो ये चीज थी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल, अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी, सेंट्रल एटम की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल के। ठीक है, बॉन्ड एंगल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है सर, समझ आ रही है ये बात। चलो अगर सेंट्रल एटम भी सेम हो जाए, ये वाला फैक्टर कब लगाओगे आप, ये वाला फैक्टर आप तब लगाओगे जब आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम आ चुका है। ठीक है, तो लोन पेयर पे आए, लोन पेयर भी क्या आ गए, सेम आ गए, तो अब आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे सेंट्रल एटम की। कोई एग्जांपल लो सर इसका। ठीक है, एग्जांपल ले आपके लिए, तो देखो आप कोई एग्जांपल जिसमें लोन पेयर भी सेम हो और क्या सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो। ठीक है कि नहीं, बताओ। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की क्या हो, अलग अलग हो। तो देखो आप एक एक लोन पेयर वाला ले लेते हैं। देखो
हाइब्रिडाइजेशन अगर थ्योरेटिकल मेथड से चलते हो तो sp3 लोन पेयर एक एक, लेकिन जब आप सेंट्रल एटम देखते हो तो यहाँ पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है फॉस्फोरस से, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब यहाँ इकट्ठे होंगे, रिपल्शन होगा तो बॉन्डिंग वाली ऑर्बिटल्स दूर जाएंगी, VSEPR थ्योरी है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वो अप्लाई होगी, ऑर्बिटल्स दूर जाएंगे, एंगल बढ़ जाएगा। तो ये तीसरा फैक्टर, हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर सेम होने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम भी सेम है तो फिर साइड एटम को देखेंगे, फिर किसको देखेंगे हम, साइड एटम को, तो इसको नोट करो आप। देन हम बात करेंगे साइड एटम की। अब किसकी बात होगी, साइड एटम की बात होगी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम्स, ये किस तरीके से चलेगा सर, देखना आप, ये किस तरीके से चलेगा, एग्जाम्पल से ही समझाता हूं आपको। ये देखो बेटा OCH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लो वाटर, यानी कि अपना ये वाटर ही है वो, है ना, ऐसे लिख दिया, H2O लिखना चाहो H2O लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, दो बॉन्ड पेयर हैं उसके, ठीक है, और OCl2 करना चाहो OCl2 कर लो, और अच्छे से समझ आएगा। चलो ये मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है, हाँ ये OCl2, चलो अब आप देखो, दो सिग्मा दो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन सेम, दो सिग्मा दो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन सेम, sp3 परसेंटेज एस करेक्टर सेम, दो लोन पेयर सेम, यहाँ पे भी सेम कहानी है, दो सिग्मा दो लोन पेयर, ठीक है, तो फिर से वही sp3, तो यार हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, लोन पेयर सेम हो गए, और तो और सर सेंट्रल एटम भी सेम है, और क्या है, सेंट्रल एटम भी सेम है। अब क्या करें, अब क्या किया जाए, तो साइड एटम को देखो, साइड एटम तो क्या है, अलग अलग है, साइड एटम है ना अलग अलग, तब उससे आप अप्रोच करो। देखो अगर ये है तो वैसे ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट अब हम यहाँ साइड एटम से कंपेयर कर रहे हैं, तो कार्बन और क्लोरीन में रिलेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन की तरफ को इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ रहेगा, क्लोरीन की तरफ को रहेगा, और फिर यहाँ पे रिपल्शन होगा, यहां से जो रिपल्शन होगा, ठीक है, यहां से जो रिपल्शन होगा वो इनको दूर ले जाएगा, ठीक है, सीजर की तरह है, ऊपर से रिपल्शन हो रहा था तो वो दूर जा रहे थे, अब अगर यहां से रिपल्शन होगा बेटा, ठीक है, तो कंपेरेटिवली ये वाली ऑर्बिटल्स क्या आ जाएंगी, पास आ जाएंगी, ठीक है, तो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम is more than bond angle is less, बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। बताओ आ रही बात समझ में कि नहीं, ठीक है, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिससे कि हम क्या करते हैं, बॉन्ड एंगल कंपेयर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, वेंडर वॉल फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, वेंडर वॉल फोर्सेस है, बताओ, ठीक है, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन क्लियर हुआ, हालांकि हम बहुत बार कर चुके थे, बट एक अलग से जो होता है ना, हेडिंग बनवा के सर लिखवा दो अच्छे से, तो मैंने वैसे लिखवा दिया है, बाकी आप बिना इसके भी क्वेश्चन कर पाते, कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट बात है बेटा वेंडर वॉल फोर्सेस की, स्पेलिंग में थोड़ा सा घपला है, और वो घपला सही कर दिया जाएगा अभी, डार्क ब्लू कलर से, दिख रहा है क्या, नहीं सर बिल्कुल चकाचक एकदम सही कर दिया आपने। अब लिया जाएगा येलो कलर, येलो कलर है ना, और यहाँ लिख दिया जाएगा WAL। अब सही हुआ, साइंटिस्ट का नाम है ना, गलत सलत लिख के
क्या मजा आएगा बताओ। वेंडर वॉल, WAAL है, वॉल दीवार वाला नहीं है, WALL, ठीक है। माननीय वेंडरवॉल जी का नाम गलत कैसे लिख सकते हो सर आप? नहीं लिख रहे हैं भाई, देखो इधर। वेंडरवॉल फोर्सेस पहले देख लो होती क्या है। ना तो ये बेटा आयनिक बॉन्ड की तरह होती है जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स का जो है लॉस या गेन होके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ना ये कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होते हैं जिसमें कि जो है इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर रहते हैं दो न्यूक्लियस के बीच, ना बच्चों ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें एक ही एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करवाता है। ये कुछ स्पेशल टाइप की फोर्सेस हैं, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल भी कह सकते हो, नॉन वैलेंस भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कोई खासा यूज हो नहीं रहा है। ये तो आता है ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये जो वेंडरवॉल फोर्स है ये अराइज किस वजह से होता है? ये अराइज होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। तो वेंडरवॉल फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि ये ना तो कोवेलेंट बॉन्ड इंक्लूड करते हैं, दे डू नॉट इंक्लूड आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है कि नहीं बताओ। ना तो ये आयनिक बॉन्ड कंसीडर करते हैं, ना ये कंसीडर करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और ना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इनमें कौन सी फोर्सेज आती हैं सर? सबसे पहला है बेटा लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेज। ध्यान से समझना इसको, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ के लिए आता है, ठीक है। दीज फोर्सेस, ये जो फोर्सेस हैं बच्चों, दीज फोर्सेस एक्ट ऑन मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन पोलर। ये किन मॉलिक्यूल्स पे लगती है? उन मॉलिक्यूल्स पे जो कि क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, विच आर नॉन पोलर, ठीक है। ये पता लग गया सर कि लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं वो कहाँ पे एक्ट करेंगी, कहाँ पे एक्ट करेंगी? जो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे। अब नॉन पोलर क्या होता है सर? भाई नॉन पोलर वो होता है जिसका डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाता है, जीरो, ऑल साइड एटम सेम, नो लोन पेयर, ठीक है। तो वो डाइपोल मूवमेंट जीरो, नॉन पोलर हो जाता है। समझाओ सर थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो आप इस तरीके से ये कोई नॉन पोलर था मॉलिक्यूल, होमो डाई एटॉमिक, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म था। उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या था? स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म। अब हुआ ये कि वो थोड़ा ऐसे बना देते, देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है इसका, यूनिफॉर्म है। तो हुआ ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो घूम रहे थे, है ना, इसमें ए ना करके उसको मैं ऐसे कर देता हूं, कैसे करोगे सर? अरे वो होमो एटॉमिक नहीं, एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देता हूँ, नोबल गैसेस वाला, ठीक है। कौन सा? नोबल गैसेस वाला, उससे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। नॉन पोलर, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों नोबल गैसेस का। ये मोस्टली कहाँ पे होता है? नोबल गैसेस में। तो नोबल गैसेस के एग्जाम्पल से आप समझना, जैसे हीलियम है, तो ये रहा हीलियम, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हीलियम है बच्चों एक। ये तो पता है ना कि नोबल गैसेस भी एग्जिस्ट करती हैं, बॉन्ड नहीं बनाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग नहीं होती है, लॉस या गेन नहीं होता है, बट फिर भी दो गैसेस, नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, तो कोई ना कोई फोर्स तो वहां पे लग रही होगी। उसी फोर्स का नाम है बेटा क्या? लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। कैसे अराइज होती हैं वो देखो आप। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे यूनिफॉर्मली इधर उधर इधर, ठीक है, मान लेते हैं। एक टाइम आया बच्चों जब दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे इस हीलियम के वो एक जगह आ गए, मान लो घूमते घूमते इधर आ गए, ठीक है, या इधर आ गए, मान लो इधर आ गए लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिलेटिवली क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिलेटिवली क्या हो जाएगा? बड़ा। यहाँ नेगेटिव हो जाएगा रिलेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक समय के लिए डाइपोल क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? एक इंस्टेंटेनियस
उस एकदम उसी समय, तो यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस क्या क्रिएट हो गया, डाइपोल क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट चार्जेस से अच्छा पार्शियल चार्ज दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या दिखाना है, पार्शियल चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। चलो अभी ये ऐसा ही है बच्चों, ये क्या है, इसमें अभी कोई हलचल नहीं हुई। इसने देखा यार, इसने अपना पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे कर लिया, अगर मैं अपना नेगेटिव सेंटर कह लो या नेगेटिव पार्ट कह लो, नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव पार्ट के सामने ले आऊं तो थोड़ी बहुत बातचीत तो हो ही जाएगी ना यार। क्यों, अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वही बात थी, तो इन्होंने देखा देखी क्या करा, अपने में भी पोलराइज करने की कोशिश करी। ठीक है भाई, पेपर आ रहे हैं, अब आपका दोस्त पढ़ रहे हैं, रूममेट पढ़ाई कर रहा है, तो आपका भी मन करेगा कि नहीं करेगा। वही बात यहाँ पे हुई है। ठीक, वही बात यहाँ पे हुई। हीलियम जो पहले से नॉन पोलर था, ठीक है, उसने पढ़ाई करना शुरू करी, तब दूसरा हीलियम उनका भाई, उसने कहा यार ये इसने पढ़ाई शुरू कर दी है, अब अपना टाइम भी आ गया है। ठीक है, अपना टाइम आएगा इसने कहा, और इसने कहा चलो अब हम भी क्या है, अपने में डाइपोल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डाइपोल बनाया कुछ इस तरीके से, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ को ले गए। ठीक है, तो अगर मैं नीचे आपको बनाऊं तो यहाँ पे तो क्या हुआ है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हुआ है। अब देखना क्या होगा यहाँ पे, ये तो ऐसे ही है आपका जैसे था, कुछ इस प्रकार, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इसने भी यही काम करा, इसने इलेक्ट्रॉन्स इस जगह कर लिए। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे क्या बन जाए, नेगेटिव सेंटर बन जाए। तो देखा देखी हुई ना ये कहानी, तो हम इसको लिए, इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस डाइपोल कहते हैं बच्चों। इसको क्या कहा जाता है, इंड्यूस डाइपोल कहा जाता है। तो इन फोर्सेस का दूसरा नाम और एक और नाम आपको मिल गया है ना, वो क्या है, वो है बच्चों इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये भी आप इन्हें कह सकते हो। बताओ ये बात समझ आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो लंदन फोर्सेस को हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल भी कह सकते हैं। इनका जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है वो एक्ट करता है बेटा 1/r⁶ के फैक्टर से। ठीक है कि नहीं, बताओ। और साथ ही साथ जो इनका मैग्नीट्यूड होता है वेंडर वॉल फोर्सेस का, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वेंडर वॉल फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, डायरेक्टली विद साइज, मास एंड सरफेस एरिया, कहना चाहो ये कह लो, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ज्यादा क्या लग रही होंगी, वेंडर वॉल फोर्सेस, या ये कह लो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा वेंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, तो समझ आ गया लंदन फोर्सेस में क्या होता है, एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह इकट्ठी होती है कुछ क्षण के लिए, कुछ इंस्टेंट के लिए। ठीक है, तो मैंने इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हुआ वहां पे कुछ इस प्रकार, देखो। और फिर इंड्यूस डाइपोल यहाँ पे भी क्रिएट हो गया, ये देखा देखी। तो उसी अट्रैक्शन को हमने क्या बोला, लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। साइंटिस्ट थे उनके नाम पे है, इसलिए लंदन बोला जाता है। बताओ समझ आ रही है बात। अगर इसको आपको रीड करना है तो आप स्टेट्स ऑफ मैटर में जाना, केमिकल बॉन्डिंग के बाद जो चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा, नोट कर लो बच्चों। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आएगा आपका डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। यहाँ बच्चों पहले से ही डाइपोल होता है, वहां तो एक क्षण के लिए या एक इंस्टेंट के लिए एक मॉलिक्यूल में डाइपोल क्रिएट हुआ, दूसरे मॉलिक्यूल ने देखा देखी कुछ देर के लिए डाइपोल क्रिएट किया। बट यहाँ जो होगा, यहाँ आपको पहले से डाइपोल मिलेगा। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की खास बात क्या रहेगी, यहाँ मॉलिक्यूल में पहले से ही डाइपोल मूवमेंट होगा। सर कैसे क्या होगा, कोई बताओगे एग्जाम्पल? लो HCl का मॉलिक्यूल लो आप, देखो HCl मॉलिक्यूल जो है उसमें आप जानते हो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की क्या है, कम है।
तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाओगे तो आपको यूनिफॉर्म ही दिखेगा, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा दिखेंगे रिलेटिवली, पहले से ही ऐसा है, हमने कुछ नहीं किया है सर, है ना। ऐसी दूसरा HCl मॉलिक्यूल, वहाँ पे भी यही कहानी चल रही होगी, ठीक है। इस जगह क्या रहेगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है कि नहीं, बताओ। तो यार ये देखो ना, ये यहाँ पे अपोजिट पोल्स आ गए, नेगेटिव और पॉजिटिव सामने सामने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी पहले से डाइपोल था, यहाँ भी पहले से डाइपोल था, इसी इंट्रैक्शन को आप क्या बोलते हो, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ठीक। तो ये डिपेंड किस पे करता है बच्चों, ये जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है इनका, मतलब जो इंट्रैक्शन स्टार्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनल होता है 1/r3। r इनके बीच में डिस्टेंस होता है, ये होता है बच्चों फॉर स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल। ये किस मॉलिक्यूल के लिए है, वो पोलर मॉलिक्यूल जो कि स्टेशनरी है, रुका हुआ है कि नहीं, बताओ। देन सेम चीज 1/r6 के प्रोपोर्शनल होती है, किसके लिए, फॉर रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि क्या करे, रोटेशन करे, जो कि क्या करे, रोटेशन। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका 1/r6 है, वेयर आर इज, आर क्या है, वेयर आर इज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। आर क्या है बच्चों, डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच, बताओ। क्लियर हुई ये बात कि नहीं, ठीक है। कहाँ एक्ट करता है ये, दीज फोर्सेस एक्ट्स अपॉन, या इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, ये किस में एक्ट करता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में एक्ट करता है। HCl पोलर मॉलिक्यूल था, बताओ। आ रही है, अब ये ध्यान रखना, ये मैचिंग वगैरह में आ जाता है, नीट में भी, थ्योरेटिकल NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। डाइपोल डाइपोल समझ आ गया सर। नेक्स्ट है बेटा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। नेक्स्ट क्या है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ये कहाँ लगेगा सर, ये वहां लगेगा जहां एक मॉलिक्यूल पोलर होगा और एक नॉन पोलर होगा। दीज फोर्सेस एक्ट्स अपॉन वन पोलर एंड अनदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल कैसा हो, पोलर हो, और दूसरा मॉलिक्यूल कैसा हो, नॉन पोलर। वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स लगता है। अभी अभी तो बताया था सर आपने, इंड्यूस्ड का मतलब होता है देखा देखी, है ना। तो मान लो HCl में पहले से डाइपोल था, ठीक है, HCl में क्या था, पहले से डाइपोल था, और ये लो, और यहाँ हीलियम में नहीं था, हीलियम में क्या था, नहीं था। बट हीलियम ने देखा यार इसका नेगेटिव सेंटर यहाँ पे है, अगर मैं अपने को क्या कर लूँ, पोलराइज कर लूँ, अगर मैं अपने को पोलराइज कर लूँ तो क्या होगा, तो ये होगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर ले आऊँगा, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर लाने से इस जगह नेगेटिव सेंट पार्ट क्रिएट हो जाएगा, इस जगह पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन रहता है बच्चों, वो 1/r6 के प्रोपोर्शनल होता है। बताओ आ रही बात समझ में कि नहीं, ठीक है। तीनों फोर्सेस मैंने आपको बताए, इन तीनों का अगर मैं आपको रिलेटिव ऑर्डर बताऊं तो वो ऑर्डर रहने वाला है बच्चों, सबसे ज़्यादा डाइपोल डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और इसके बाद क्या रहेगा, लंदन फोर्सेस, या फिर आपका क्या आ जाएगा, या फिर आपका आ जाएगा वही वेंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है कि नहीं, बताओ। 2 मिनट वेट करना। हेलो, हेलो, नमस्ते सर। हाँ सर बोलिए। नहीं सर, मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा था, क्लास में। बताइए क्या हुआ?
मैंने आज कहा था हाफ टी शर्ट में है, मैंने कहा भाई जो भी जैकेट पहना हो घर से, कोई नहीं है, जरूरी नहीं है स्कूल का ही तुम कोट पहनो। तो मैंने कहा पहन के आए थे क्या, बोला नहीं। मैंने कहा "अभी इतनी ठंड है", आज ही कहा था मैंने इससे। ठीक है सर, मैं अभी कल। हाँ, उसी के लिए मैंने कहा बेटा तबीयत खराब होगी परीक्षा के टाइम पे, तब नुकसान किसका होगा। नहीं सर, मैं कह दूंगा। ठीक है सर। ठीक है। चलो जी। फोन भी आते रहते हैं बीच बीच में, बच्चों के घर से ही आते हैं। स्वेटर पहन रहे हो नहीं पहन रहे हो आजकल? हैं? स्वेटर जो पहन के जा रहे हो स्कूल? नहीं। अभी एक पिताजी का फोन आया, वो कह रहे हैं कि हमारे लाट साहब जो हैं वो स्वेटर नहीं पहन रहे हैं, हाफ टी शर्ट में आ रहे हैं। तो अब बताओ इसका क्या किया जाए। जी पहनेंगे कपड़े, हम थोड़ी तैयार करेंगे उन्हें आके। ठीक है। चाय आ चुकी है, स्वेटर भी पहनो, चाय भी पियो, पढ़ाई भी करो। ठीक। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या रहेगा? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, फिर लंदन फोर्सेस। अगर कोई और यहाँ पे है ना लगा देता है मामला, तो फिर आयन वाली चीजें और आ जाएंगी। कौन सी? आयंस वालों को आप और इंक्लूड कर सकते हो, जैसे देखना फिर आयन आयन इंट्रैक्शन और स्टार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आयन इंड्यूस्ड फिर डाइपोल, तो आयन में तो परमानेंट चार्ज है, वो तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। अगर डाइपोल में क्या होता है? पार्शियल चार्ज होता है, और है ही नहीं डाइपोल तो बिल्कुल चार्ज नहीं है। तो जैसे जैसे चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्सेस क्या होती रहती हैं? स्ट्रॉन्ग होती रहती हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ इंडरवॉल फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उस पर बात करेंगे, इसको आप नोट कर लो जल्दी से। इस पे बात करी जाएगी, किस पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। डाइपोल डाइपोल ही एक स्पेशल टाइप का, ठीक है, वेंडर वॉल्स फोर्सेस की कैटेगरी में ही आता है। चलो यहाँ से हटो। बात होगी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, किस पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। ठीक है, स्टार्ट करी जाए कहानी। ठीक। क्या होता है सर हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों तब बनता है जब हाइड्रोजन किन्हीं दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आ जाता है। मोस्टली वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, कभी कभार क्लोरीन भी होता है। ठीक है कि नहीं, बताओ। लिखो आप इस बात को। इट इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन इज ट्रैप्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जैसे कि लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड एंड क्लोरीन ऑल्सो। कभी कभार क्या है, क्लोरीन के उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, कोई बना के दिखाओ सर। देखो भाई फ्लोरीन के साथ देखो आप, HF एक मॉलिक्यूल है, एक दूसरा HF मॉलिक्यूल है। क्या लगता है आपको कैसा इंटरेक्शन होगा यहाँ पे, बताओ। HF पोलर है नॉन पोलर है? सर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर को डाइपोल रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, इधर को डाइपोल रहेगा। अरे यार जब हाइड्रोजन आपका दो फ्लोरीन के बीच में है तो यहाँ पे क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो मैंने दिखा रखी है बच्चों, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कहने को तो एक तरीके का डाइपोल डाइपोल ही है ना। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ, स्पेशल केस है बच्चों किनका? स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, बट इट इज मोर स्ट्रोंगर, लेकिन उनसे ज्यादा स्ट्रोंगर है। बट इट इज मोर स्ट्रोंगर इन कंपैरिजन
इन कंपैरिजन टू अदर वेंडरवॉल फोर्सेस। बाकी वेंडरवॉल फोर्सेस के कंपैरिजन में ये रिलेटिवली क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगी और भी किसी वेंडरवॉल फोर्स के कंपैरिजन में। नोट करो इस बात को, फिर मैं इसकी एप्लीकेशंस बताता हूँ आपको। लिखो जल्दी से, फिर बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की। लिख लिया? चल, अब देखना आप टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा होगा कभी कभार हाइड्रोजन उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही बन जाएगा, दूसरे HF के साथ करेगा, बट कभी कभार उसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर कहेंगे। और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसे क्या कहा जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कुछ उसी तरीके से बच्चों जैसे आपके स्कूल में टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटर स्कूल, इंट्रा स्कूल। इंटर स्कूल में क्या होता है भाई, सारे स्कूलों की टीम आती है ना, और खूब मजा आता है सर, खूब मौज मस्ती होती है। वो दूसरे स्कूल का हमारा यार दोस्त होता है, तो वो भी आता है हमारे स्कूल में, घूमने घामने को मिलता है। ठीक है सर, प्रैक्टिस के लिए हम बंक मारा करते हैं क्लास में से। हम तो करते थे, आपका पता नहीं, खेलने ही जाते थे। तब तो यह हाल है, देखो हाथ में चाय, वो गिलास में क्या कहें, हाथ में चाय लिए बढ़ा रहे हैं आपको, देखो। चलो, तो वही वाली बात है कि बचपन खेल में बीता, जवानी भर में सोया, अब आया बुढ़ापा तो मैं रोया है। तो बुढ़ापे आने से पहले ही भाई सुधर जाओ, नहीं तो पता नहीं आएगा भी बुढ़ापा, नहीं भी आएगा। तो दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड है, कितने टाइप के, दो, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। आप समझा भी रहे थे सर, आप कह रहे थे इंटर स्कूल, दूसरी टीम मतलब दूसरे स्कूल की टीम आती है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। और कुछ होते थे इंट्रा स्कूल मैचेस, जिसमें कि हाउस वाइज होता था, रेड हाउस ग्रीन हाउस का मैच हुआ करता था, उसमें और ज़्यादा आनंद आता था। क्यों, स्कूल वाले ही होते थे ना सपोर्ट करने के लिए, तो स्कूल में तो हमारी और ज़्यादा घनी मित्रता है सर, है ना, एज कंपेरिजन टू दूसरे स्कूल। तो इंट्रा स्कूल भी होते थे, इंटर स्कूल भी होते थे। आप बताना आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता था। फिर से बता दूं, इंट्रा स्कूल वो होते थे जिसमें हाउस वाइज मैचेस हुआ करते थे, इंटर स्कूल वो होते थे जिसमें दूसरे स्कूल की टीम आती थी। ठीक है, अब आप बता देना इसमें आपको ज़्यादा आनंद आता था। हम बात कर रहे हैं पहले इंटर मॉलिक्यूलर की, ठीक है, पहले मैं बात कर रहा हूँ बेटा इंटर मॉलिक्यूलर की। फिर इसमें भी हम दो केस बना लेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। डेफिनेशन आपको पता ही है, लिख लो, लिख लो डेफिनेशन क्या होती है। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब वो दो मॉलिक्यूल सेम है या अलग, उसकी भी मैं बात करूंगा। ठीक, तो इसमें पहली जो सब कैटेगरी आती है, ठीक है, वो है आपकी, अगर अच्छा सा हम कलर लिया जाए, तो पिंक तो चल ही रहा है सर, देखो। तो इसमें आएगा बेटा पहले होमो इंटर मॉलिक्यूलर। कैसा, होमो इंटर मॉलिक्यूलर। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बने, ठीक है, H बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच बन रहा है। जैसे अभी मैंने HF बताया था आपको, ठीक है, H2O है, तो वो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच। H2O का इस बार बता देता हूँ एग्जाम्पल, देखो आप यहाँ पे, ये रहा आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। सिमिलरली दूसरा वाटर मॉलिक्यूल घूम रहा है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इधर भी होगा। हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में है, हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, मतलब दो मॉलिक्यूल में बीच में हो रही है, तो इंटर मॉलिक्यूलर। और वो दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो क्या है वो, होमो इंटर मॉलिक्यूलर। देन नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी
हेट्रो इंटर मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट क्या है, हेट्रो इंटर मॉलिक्यूलर। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है, एल्कोहल इन वाटर का। क्या बात कर दी सर आपने, देखो पार्टी सार्टी का मूड बने, तुम करोगे पार्टी है। देखो एग्जाम्पल, ये तो वाटर का दे दिया मैंने आपको, अब देखो आप एल्कोहल का वाटर के साथ, ये मीथेनॉल है, ये इथेनॉल नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। ये क्या है, ये मीथेनॉल है, एक कार्बन का एल्कोहल, ये क्या है वाटर। वहां क्या थे, दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे क्या थे, दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो इस वजह से हमने कहा सिमिलर यानी कि होमो। यहाँ क्या है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं और आपस में भी अलग है, वैसे भी अलग है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे डाइपोल क्रिएट होगा, सिमिलरली यहाँ पे होगा, तो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के बीच में फंसा हुआ है। ये जो डैश लाइन से मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है बिटवीन मीथेनॉल एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बनाना, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, हेट्रो इंटर मॉलिक्यूलर। बताओ समझ आ रहा है, होमो और हेट्रो, ठीक है, नोट करो आप इसको। देन मैं आपको इंट्रा मॉलिक्यूलर बताता हूँ, फिर आप लो जल्दी से, ठीक है, लिख लेना पॉज करके। अब हम बात करेंगे बेटा इंट्रा मॉलिक्यूलर एस बॉन्डिंग की, इसको रेज कर देते हैं। अब बात चलेगी किस पे, अब बात चलेगी सर इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या बॉन्ड कह लो सर, आपकी नाम ही बता रहा है सर इंट्रा, है ना, नाम ही बता रहा है, क्या इंट्रा बता रहा है सर, एकदम से देखा तो रुका हुआ था जैसे, ऐसा लग रहा है। इंट्रा मॉलिक्यूलर तो इजी है सर, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन सेम मॉलिक्यूल, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल दो सर, कोई एग्जाम्पल यार, तुम एग्जाम्पल दें हम, देखो सैलिसिलएल्डिहाइड एक कंपाउंड होता है बेटा, आप लोग पढ़ोगे भी ऑर्गेनिक में, ठीक है। क्या बनेगा सर यहाँ पे, देखो ये नेम रिएक्शन थोड़ी है यार, ये देखो यहाँ पे ये रहता है आपका कुछ इस प्रकार, एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है और यहाँ पे आपका एल्कोहल ग्रुप लगा रहता है, ठीक। तो ये क्या है आपका सैलिसिल एल्डिहाइड है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी पोलैरिटी डेवलप हो रखी है और यहाँ पे भी, तो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको मैं क्या बोलूँगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बोलूँगा, सेम मॉलिक्यूल के अंदर है, इंट्रा मॉलिक्यूलर है, ठीक है। और इसकी वजह से इट लीड्स टू चिलेशन, इसकी वजह से आपको चिलेशन देखने को मिलता है, डेट इज रिंग फॉर्मेशन। तो जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो आपको वहां पे रिंग फॉर्म होता हुआ दिखेगा, देखो रिंग फॉर्म हो गया है। सर और कोई एग्जांपल बताओ, ये लो भाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कर लो, आप क्या कर लो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाओ। इसमें फिनॉल तो होता है सर बेंजीन के ऊपर OH, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH होता है, ऑर्थो पे नाइट्रो। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में बेटा ये ऑर्थो है, ये पैरा है, सॉरी मेटा, ठीक है, ये क्या है मेटा है और ये क्या है पैरा, ओमपुरी से ध्यान रख लो, ठीक है। ऑर्थो पे क्या लग गया, नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो पे क्या लग गया, नाइट्रो ग्रुप, वो होता है कुछ इस प्रकार। तो यहाँ भी देखो आप, पोलैरिटी है ना इस बॉन्ड में और यहाँ इस बॉन्ड में है, तो हाइड्रोजन फंस गया दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच, यहाँ पे भी क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो दोनों जगह रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। तो इसी को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो आई होप आपको इंटर और इंट्रा दोनों क्लियर हुई होगी। अब मैं बात करूंगा इससे होने वाले इफेक्ट्स की, या जो प्रभाव पड़ता है कंपाउंड्स की केमिस्ट्री पे, यानी कि एप्लीकेशंस क्या हैं सर इसकी, ठीक है।
इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल स्टेट सॉल्युबिलिटी। आपने एक लाइन तो सुनी होगी, बहुत ही फेमस लाइन है, ठीक है, किसी शायर की नहीं है, किसी गायक की नहीं है, ये लाइन है एक केमिस्ट की, जो कहता है कि लाइक डिजोल्व्स इन लाइफ। जो क्या कहता है? लाइक डिजोल्व्स इन लाइफ। ठीक है भाई, जैसे आप हो वैसे लोगों के साथ आप घुलते मिलते हो, वैसे लोगों के साथ आपका याराना दोस्ताना होता है। कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, डिफरेंसेस भी होते हैं बट सिमिलैरिटीज भी होती है। सिमिलैरिटीज की वजह से साथ हो, डिफरेंसेस होते तो साथ नहीं होते। देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे एक लाइन की बात कर रहा हूँ जो कि है लाइक डिजोल्व्स इन लाइक। ठीक है कि नहीं बताओ? मतलब पोलर सॉल्यूट जो होते हैं, है ना, क्या मतलब है? पोलर सॉल्यूट जो होते हैं वो डिजोल्व करते हैं या सॉल्युबल होते हैं, डिजोल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। सही बात है, ठीक है कि नहीं? उसके बावजूद कुछ नॉन पोलर हैं, वो भी डिजोल्व हो जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बट सम नॉन पोलर सॉल्यूट also dissolve in polar solvent like water as they can form hydrogen bond with water। क्यों? क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो जो चीज बच्चों नॉन पोलर है फिर भी वो डिसॉल्व हो रही है पानी में, तो कहीं ना कोई बॉन्ड वहां पे बना होगा, और वो बॉन्ड पॉसिबली क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं कहूँ आपसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा सॉल्युबिलिटी के। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई किसके साथ? वाटर के साथ, तो सॉल्युबिलिटी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, कैसा हुआ? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। रीजन क्या है? कि वो अवेलेबिलिटी घटा देता है, ठीक है, इसका रीजन है एस इट reduces availability of hydrogen atom to form हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वो अवेलेबल ही नहीं है, क्यों? उसने वहां पे बाइंड कर लिया। जैसे कि आपका था, और एग्जांपल ले लूं मैं, सैलिसिल एल्डिहाइड मैंने लिया था, आप ले लो ऑर्थो फ्लोरो, कर लो ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल कर लो आप, ठीक। पानी में सॉल्युबल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अगर इसका ये जो हाइड्रोजन था ये पानी के संग बॉन्ड बनाता तो ये हो जाता, बट हुआ क्या? ये हाइड्रोजन बेचारा यहीं फंस गया फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच, ठीक है। सो हाइड्रोजन एटम इज नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। अब वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए फ्री है ही नहीं, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या है? इंट्रामोलिकुलर खतरनाक है सॉल्युबिलिटी के लिए, लेकिन इंटरमोलिकुलर की वजह से क्या रहेगा? इंटरमोलिकुलर से फायदा है सर, पानी के संग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। यही रीजन है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ये सब क्या रहते हैं? सॉल्युबल रहते हैं, आर सॉल्युबल इन वाटर। रीजन सेम है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, ठीक है कि नहीं?
बाकी जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज, बिकॉज वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो वाटर में एंटर नहीं करना चाहते हैं। इसको आप डिटेल में ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। तो सॉल्युबिलिटी की बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है सर, नोट कर लो, थोड़ा ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, टाइम लगेगा, नोट कर लो आप इसको। क्लियरली विजिबल है ना सब? ठीक। देन इसके बाद हम दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात करेंगे फिर। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मींस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड, है ना। मान लो आपने क्या किया, आपने कोई चीज ड्रॉप करी, एक बार हनी में और एक बार वाटर में, तो वाटर में रिलेटिवली वो जल्दी फ्लो मतलब मूव करेगा, और उसमें हनी में जो है वो स्लो मूवमेंट होगा। रीजन क्या है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी रेफर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग इनसाइड लिक्विड, उसको आप क्या बोलते हो? विस्कोसिटी बोलते हो। तो जितनी अच्छी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उतना ज्यादा वो पास पास होंगे सॉल्वेंट सॉल्वेंट के, तो उतना कम सॉल्यूट को उसमें डिसॉल्व होने देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को ये जो है वो क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, देखना। एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, पहले अल्कोहल का, फिर लेंगे हम का एग्जाम्पल इथेन 1,2 डाईऑल का, जिसे आप इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हो। फिर हम एग्जाम्पल लेंगे इसका, जिसको शायद क्या सर आप ग्लिसरॉल बोलते हो, इसको क्या बोलते हो आप? ग्लिसरॉल बोलते हो। तो इनको रिलेटिवली मुझे विस्कोसिटी के ऑर्डर में लगाना है। ये अपना वही मीथेनॉल है, और ये क्या है आपका? ये है बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल है। और ये क्या है आपका? ग्लिसरॉल है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए 3 H अवेलेबल है, ठीक है। तो यही रहेगा बेटा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और यही रहेगा आपका ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी, ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड विस्कोसिटी। बताओ क्लियर है कि नहीं है ये बात? ठीक है सर। और देख लो एग्जाम्पल, आप देखना चाहते हो तो ये देखो, वाटर का दिखाते हैं आप। अब यहाँ बताओ सर, यहाँ क्या बताएं यार तुम्हें? देखो, ये ज्यादा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन की हेल्प से भी, और 2 हाइड्रोजन की हेल्प से भी। ये एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की हेल्प से, ये केवल ऑक्सीजन की हेल्प से बहुत कम बॉन्डिंग करेगा। तो यही बेटा इसका लिए भी क्या है? ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड विस्कोसिटी। बताओ क्लियर है कि नहीं बात? ये ईथर है यार, है ना। ये क्या है आपका? डाई मिथाइल ईथर बोलते हैं इसको, ठीक है कि नहीं। मिथॉक्सी मीथेन भी कह सकते हो, ये कॉमन नेम हो गया। ये क्या हो गया इसका? IUPAC नेम हो गया। बताओ क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। विस्कोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? विस्कोसिटी के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो रहेगा आपका, वो हटा देते हैं, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्या है? सरफेस टेंशन। वही बात है, सरफेस टेंशन भी हाइड्रोजन बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लिखना ना था तो लिखवा दिया। नेक्स्ट देखो आप, विस्कोसिटी, सरफेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये एक अपर एज प्रोवाइड करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कंपाउंड्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट और किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में एक अपर एज प्रोवाइड करता है। अगर आप देखोगे तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है कि नहीं? बताओ, इतनी बात क्लियर है?
जैसे कि मैंने आपके सामने मॉलिक्यूल रखे H2O, HF और NH3, तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों। तीनों में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंट और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये रहेगा आपका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कैसे डिसाइड किया आपने सर? ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको। इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अबव स्पीसीज। ये जो है इन्होंने रिलेटिवली कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं उस पर डिपेंड करता है। क्या? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के और नंबर पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यही रीज़न है कि अपने ग्रुप में इनका हाइड्राइड्स का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या रहता है? अलग रहता है। जैसे आप इसमें देखोगे H2O और H2S में लगता तो है यार सल्फर का मास ज़्यादा हो, बट यहाँ पे H2O का ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक अपर एज मिल जाता है मॉलिक्यूल्स को, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ठीक है कि नहीं? बताओ। बाकी ग्रुप वाइज जब हम स्टडी करेंगे तो इनके हाइड्राइड्स में पूरा ऑर्डर दिखवा दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप फिजिकल स्टेट। यार फिजिकल स्टेट जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपको भी पता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे और काइनेटिक एनर्जी पे। तो अगर कहीं पे केवल विंडरवॉल फोर्सेस हैं और कहीं पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। मॉलिक्यूल्स के अंदर या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपका डिस्टेंस रह रहा होगा वो कम हो जाएगा, बिकॉज एट्रैक्टिव फोर्स है, एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को पास लाना चाहेगा। ठीक, तो यही मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। H2O और H2S। H2O लिक्विड रहता है बट H2S गैस रहता है एट रूम टेम्परेचर। रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू विच molecules are close together and are in liquid state। इसलिए ये किस में होते हैं? लिक्विड स्टेट में। लेकिन जब आप यहाँ बात करोगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर far apart, that's why present in gaseous state। यही रीजन है बेटा, ये किस में प्रेजेंट रहते हैं? गैसियस स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, मैंने तो एक लिया H2O और H2S का। बताओ क्लियर है कहानी की नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट देखो आप स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। ठीक है, एक मैं ले रहा हूं बेटा आपके सामने एल्कोहल, ठीक है, और एक थायो एल्कोहल। आप मुझे बताना कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। एक एल्कोहल है, एक थायो एल्कोहल है। थायो एल्कोहल मतलब सल्फर ग्रुप आ गया। बताओ एसिड्स की स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? यार सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्डिंग, H इज नॉट अवेलेबल। हाइड्रोजन जो है अवेलेबल नहीं रहता है डोनेशन के लिए, इज नॉट अवेलेबल फॉर डिसोसिएशन कह लो। नॉट की जगह आप लेस भी बोल सकते हो, नॉट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अवेलेबल तो रहता है सर, इसलिए तो एल्कोहल्स एसिडिक होते हैं, बट कंपेरेटिवली कम रहते हैं। ठीक है,
is less available for dissociation, hence weak acid. इनके कंपैरिजन में बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एटम इज अवेलेबल फॉर डिसोसिएशन। आ रही है बात समझ में कि नहीं, बताओ यार। H प्लस निकलेगा तो अच्छा एसिड होगा। अब H प्लस को बांध के रख दोगे, मतलब H को बांध के रख दोगे, वो H प्लस की तरह सॉल्यूशन में आएगा ही नहीं, तो कहाँ से एसिडिक नेचर प्रोवाइड करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ कंपेरेटिवली, है ना, रिलेक्टेंस दिखाएगा, क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वहीं पे क्या हो रखा है, आपने उसको बाइंड कर रखा है। तो ये क्या था, ये ऑर्डर था बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सिमिलरली आप यहाँ पे बता सकते हो, इसमें HF और HCl में बनाते तो दोनों हैं, ठीक है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए ये भी क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर है, HCl ज़्यादा अच्छा एसिड है, ठीक है कि नहीं। नोट कर लेना इन बातों को। ये एक एल्कोहल का एग्जाम्पल था, और ये जो एग्जाम्पल है ये थायो एल्कोहल का है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो आप, स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करोगे सर, ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे आप, तो अभी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। बाहर तो जाया नहीं जाएगा यार, एक बात बोलनी थी, चल। एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने क्लोरल हाइड्रेट का, ठीक है। क्लोरल हाइड्रेट बेटा कुछ इस प्रकार की कहानी होगी। ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्या, क्लोरल हाइड्रेट्स। वैसे तो बच्चों यूजुअली क्या होता है, यूजुअली 2OH ग्रुप्स ऑन 1sp3 कार्बन आर अनस्टेबल, बट in case of chloral hydrates they attain stability। उनमें क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। रीजन क्या है सर, रीजन है यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हो किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। बहुत ध्यान से देखना, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये H जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या हो गया, यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया, ठीक है। यूज वैसे होता क्या था, H2 यहाँ से रिमूव हो जाता था, ये कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं होने का रीजन है कि अब H बेटा स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसे, तो क्यों अपने में छेड़खानी करेगा, ठीक है। तो यही रीजन है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट्स का। वैसे और कहीं होता तो निकल जाता, वहां से वाटर रिमूव हो जाता और आपको कार्बोनिल यानी कि एल्डिहाइड देखने को मिलता, ठीक है कि नहीं, बताओ। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, इस वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है सर। चलो अब हमारा काम खत्म है बच्चों, आपका काम शुरू है। आपको बताना है कि कौन जो है वो सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। स्ट्रक्चर दिख रहे हैं साफ साफ कि नहीं, दोबारा बना दें, चलो दोबारा बना देते हैं। देखो इंटरमॉलिक्यूलर कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। बहुत ध्यान से देखना बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर है, इंट्रा नहीं है। बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर है, इंट्रा नहीं है। कैसे करोगे आप, दिख रहा है, अब क्लियरली विजिबल है, बताना। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी सर, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, यहाँ पे होगी क्या नहीं होगी, बताओ। यहाँ पे भी होगी। फैसला तो ये करना है सर, इंटर होगी कि इंट्रा होगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है,
क्वेश्चन में पूछा है इंटर, ठीक है कि नहीं। और बेटा डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है वेंडर वॉल फोर्स, ठीक है, बीच में उनके ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अप्रोच कर ही ना पाए, ठीक है कि नहीं। बी और यहाँ क्या आ जाएगा ए। चेक करो, अंदर बेंजीन रिंग बनी हुई है, ठीक है, दोबारा बना दिए सारे। चलो अब क्लियरली विजिबल होंगे, बताओ आप लोग जल्दी से। सर ऐसा है ना, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी बट वो इंट्रा होगी। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का केस है यार, कलर नहीं दिख रहा है, कौन सा केस है बच्चों, ये केस है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का ही केस है। तो यहाँ पे क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसमें देखो आप, दिख नहीं रहा है क्या, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड, ये कलर, कोई बात नहीं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रा होती है। यहाँ देखो आप, यहाँ बहुत दूर दूर है, इंट्रामोलिकुलर हो ही नहीं सकती, यहाँ इंटरमोलिकुलर होगी। बी ऑप्शन में क्या होगा बच्चों, इंटरमोलिकुलर। कहोगे तो बना के भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो यहाँ तो मैंने दिखाई रखा है, यहाँ बता देता हूँ आपको। देखो ये रहा आपका NHCOCH3, ऐसी एक दूसरा मॉलिक्यूल बना हुआ, और इसके पैरा पे क्या लगा है, इसके पैरा पे लगा है OH। सिमिलरली आप यहाँ देखो बच्चों, NHCOCH3 और पैरा पे क्या लगा है, OH लगा है। तो जब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आ रखा है, ठीक है कि नहीं। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसलिए ये क्या है, इंटरमोलिकुलर है। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल्स में दिखाया था, हो यहाँ भी सकता है बेटा, बट यहाँ पे जो है वो बल्कि ग्रुप्स की वजह से विल कॉज स्टेरिक क्राउडिंग। ये क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग कॉज करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन। तो आपका आंसर आ जाएगा ओनली बी, ओनली बी विल बी द राइट आंसर। बताओ समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है भाई। यहाँ इंट्रा होगी, यहाँ इंटर होगी, और यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ना इंटर ना इंट्रा, ठीक है। तो अगर MSQ में आता है और केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछते हैं तो ए और बी दोनों सही है, केवल इंटर पूछते हैं तो बी, केवल इंट्रा पूछते हैं तो ए, पूछते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं तो सी में। चलो समझ आ गया होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। यार एक्सटेंट पे भी डिपेंड करता है ना, बना तो सर सारे लोग एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड रहे हैं, AIEEE का क्वेश्चन है, PYQs ही हम लोग करते हैं साथ साथ, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ फ्लोरीन के बीच में है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो वहां पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट होगा वो ज्यादा होगा। तो ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, इस वजह से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बनेगा औरों में भी, बट उसके कंपैरिजन में नहीं बनेगा, ये पढ़ो यार, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आजकल प्रचलन में है, गलती होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। चलो असर्शन रीजनिंग है, ठीक है। 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और MCQ फिर भी आप एलिमिनेशन से कर देते हो। इसको करने का तरीका ये है, एसर्शन पढ़ो, बिकॉज लगा के रीजन पढ़ो, और वो फिट बैठ रहा है तो दोनों सही है, दोनों सही तो लग रहे हैं बट फिट नहीं बैठ रहा है तो एसर्शन रीजन सही, रीजन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और दोनों गलत दोनों सही आप देख ही लोगे। चलो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर द ओनली नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ यार वेंडर वॉल फोर्सेस तो हर जगह लगती है, जहां पे भी मॉलिक्यूल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, भले ही पोलर हो या ना हो, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चाहे ना हो, बट वो तो लगेंगी ना आपकी वेंडर वॉल फोर्सेस। तो ये बात तो गलत हो गई, एसर्शन यहाँ पे क्या है, गलत है, ठीक है, ये तो इनकरेक्ट है सर। अगला पढ़ो बच्चों, अगला दिया हुआ है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था
एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF आर सिमेट्रिकल। हाँ सिमेट्रिकल रहते हैं सर, सही बात है, बना के दिखा दो। ये लो, ये बना बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इस पे बहुत है ना चर्चा चली थी, क्योंकि ये जेम 2020 में क्वेश्चन आया था कि HF का स्ट्रक्चर लीनियर होता है या फिर है ना जिगजैग होता है। यार अपने लेवल पे उतनी बात नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा गया है, ठीक है। तो जेम है MSc के लिए IIT वाले जो एग्जाम कराते हैं वो होता है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल है देखो, तो ये करेक्ट है बच्चों, ये बात क्या है, करेक्ट। तो एसर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। बताओ समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के अलावा भी और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट देखो, द डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट। होता क्या है सर इथाइल एसीटेट, ये होता है यार एसीटेट, आपका एसिटिक एसिड से आया होगा ना, ठीक है, इथाइल एसीटेट। तो ये ग्रुप रहा आपका, ठीक है, लिक्विड है। क्या रहेगा यहाँ पे, अगर मैं आपको इसको इथाइल ही बोल रहे हो ना तो ये लो, ठीक है। वैसे ये एस्टर है नहीं, O8 आना चाहिए था, इथाइल एसीटेट कह रहे हैं ये, C2H5CO। चलो देखो, लंडन डिस्पर्जन एंड डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल तो होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है, लंडन फोर्सेस होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं नजर आएगी आपको, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले तो गलत हो गए, ये वाला भी गलत हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा ए, लंडन और डिस्पर्जन आना चाहिए था या फिर एंड, ठीक है। दोनों बातें क्या है, सेम है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटर आयनिक या इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज, देखो ये भी मैंने आपको बताया था, जहां पे भी आयन वर्ड आएगा, आयन में कंप्लीट चार्जेस होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज होंगी। फिर कहीं पे डाइपोल आएगा रिलेटिवली वीक होंगी, और कहीं कुछ आया ही नहीं, ना आयन ना डाइपोल, इंड्यूस्ड हो रहा है, इंस्टेंटेनियस हो रहा है, तो वो रिलेटिवली और वीक हो जाएगा। तो जो कंप्लीट ऑर्डर आना चाहिए ना बच्चों सब में, वो ये रहता है, आयन आयन, आयन डाइपोल, ठीक है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, ये ऑर्डर आपको देखने को मिलता है। अब आप देख लो क्या दिया है, सबसे ज्यादा आयन आयन बी में दिए, फिर आयन डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल। आयन आने से स्ट्रेंथ बढ़ेगी, दो आयन है तो अच्छा, एक है तो और थोड़ा कम, दोनों डाइपोल हैं तो अच्छा, इन तीनों के कंपैरिजन में तो बेकार ही है, ठीक है। विच इंटरमोलिकुलर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन अलाउइंग जेनॉन टू लिक्यूफाई। देखो लिक्यूफिकेशन ऑफ गैसेस में क्या होता है, आप गैस मॉलिक्यूल्स को पास लाते हो, लिक्यूफाई करते हो, तो पास लाने के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चाहिए, और जेनॉन क्या है, एक नोबल गैस। जेनॉन क्या है बच्चों, एक नोबल गैस, और नोबल गैस में जो है वो आपकी लंदन फोर्सेस या आप कह लो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, है और है, जय श्री राम, हो गया काम, है ना, और नहीं है सर, ठीक है कोई बात नहीं। चलो फिर इसी क्वेश्चन में धन्यवाद कर लेते हैं आपसे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपने सेशन का। ये वो पार्ट है यार जो एनसीईआरटी में लास्ट में दिया है केमिकल बॉन्डिंग में, और वहां पे भी उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया है, ये वेंडरवॉल फोर्सेस को स्टेट्स ऑफ मैटर में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर कोई वहां नहीं कवर कर रहा है, जो केवल अपना मेंस और नीट पे टारगेट कर रहा है, तो फिर वो उस चैप्टर पे जाएगा नहीं, वो रह जाएगा, है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का पार्ट, ठीक है। तो भाई केमिकल बॉन्डिंग हमने फिनिश कर लिया है, केमिकल बॉन्डिंग जो है वो फिनिश हो चुका है। तो थैंक यू बच्चों, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे। पहले जेई मेंस एग्जाम पास भी है तो उसका कंटेंट कवर हो जाए, फिर जब मेंस खत्म हो जाएगा, एडवांस चलेगा, तो हम रिलेटेड पोर्शन भी करा देंगे, क्योंकि वो एडवांस में आना है, ठीक है कि नहीं बताओ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई यूनिट के साथ, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।